तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रेट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। नाउ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और रेट का मतलब होता है पर सेकेंड। तो क्यू बाई टी, और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू, और वेयर क्यू जो है वो होता है आपका चार्ज और टी होता है टाइम। और अगर हम देखें ये मेजर किससे किया जाता है, तो इट इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नेम एमीटर। एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और इसका अगर हम देखें इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कभी भी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। और अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट क्या होता है, तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, इट इज़ ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो पूरा पाथ एक क्लोज पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, यहाँ Q की वैल्यू अगर हम देखें, Q क्या होता है, इट इज अ नेट चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन गिवन टाइम। तो Q बाय टी, एम्पियर एसआई यूनिट। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, Q का होता है आपका जो यूनिट है, Q की यूनिट होती है C, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो बहुत बार 1 एम्पियर को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या हो जाता है 1 कूलम और अपॉन में 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 second. So when 1 coulomb charge flows through a conductor for 1 second, then the current drawn is 1 ampere. Now अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है आपके एमसीक्यू में कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट का फ्लो अपोजिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट या आई का जो फ्लो है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। नाउ इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम देखें चार्ज, तो व्हाट इज चार्ज, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, like positive repel each other, negative repel each other, and unlike charges attract each other, like positive charge attract negative charge and negative charge attract positive charge, vice versa. Now coulomb, जो हमने C की बात की, coulomb is the SI unit of charge, और 1 coulomb charge means charge present on approximately 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने कैसे निकाला, अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 माइनस होता है, वैसे तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, इतना कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसको अगर आप 1 अपॉन में करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम मीन्स द चार्ज पोजेस्ड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, आपको क्लियर है, Q इज इक्वल टू एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ करंट अभी हमने पढ़ा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, इट इज चार्ज अपॉन टाइम, Q बाई टी। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड, और दैट इज मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 माइक्रो 10 टू द पावर -6। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ये भी हमने देखा, इसका सिंबल होता है A, और लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव, राइट साइड हमेशा नेगेटिव। ये बाय कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आपको ऑप्शंस में इस तरीके दे देंगे, ये A प्लस माइनस और A माइनस प्लस। तो बेस्ट और एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, आपको कन्फ्यूजन के लिए ये भी दे सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव को लेफ्ट साइड और नेगेटिव को राइट साइड रखा जाता है। नेक्स्ट है एमीटर का भी, जैसे हमने पढ़ा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इट इज ए लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने पढ़ा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन्स जब की डिस्कवरी हुई थी उससे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेनन डिस्कवर हो गया था, और उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेनन को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरह से समझा जाता था। तो इसीलिए बाद में जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की तो पता चला इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, तो इसका अपोजिट लिया गया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक यूनिट चार्ज को मीन्स एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया गया है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज W बाई क्यू। W इज वर्क डन
and Q is charge. So 1 volt, when we define 1 volt, so when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is 1 volt. तो ये आप ध्यान रखना, बहुत बार इसमें पूछा जाता है 1 volt का मतलब 1 जूल और 1 कूलम. तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर 1 जूल वर्क किया जाता है, दैट तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट. सो ये डेफिनेशन 1 वोल्ट या 1 एम्पियर की बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, इसको आपको ध्यान रखना है. अब अगर हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज़ वोल्ट, और 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम. 1 वोल्ट का मतलब होता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. वोल्ट मीटर, सो इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है. तो अगर आप एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है. तो एक डिफरेंस अभी हमने पढ़ा कि वोल्ट मीटर का, तो ये आप बता सकते हो एमीटर करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. एंड सेकंड अभी हमने पढ़ा था एमीटर का रेजिस्टेंस लो था, बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, इट इज हाई रेजिस्टेंस. थर्ड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, और सिंबल होता है इसका V. नेक्स्ट है सेल. सेल अगर हम कहें तो इट इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमको सेल की जरूरत होती है, और जब बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, दैट बिकेम्स बैटरी. और करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये आपको ध्यान रखना है, करंट जो है वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल में जाएगा, और करंट फ्लो कराने के लिए हमको ये कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी. इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं. जो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है. अब ये कुछ सिंबल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं. एक नंबर का कभी कभार आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल के लिए आपको जो 2 टर्मिनल्स के रूप में इसे दिखाते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और बैटरी में जब सीरीज ऑफ जो सेल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं. और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करोगे तो चार्ज हमेशा टर्मिनल्स पे लगेंगे, बीच में चार्ज नहीं लगेंगे. अगर आप ध्यान से देखो तो इन बीच में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लग रहा है, हमेशा टर्मिनल्स पे लगते हैं. बाय कन्वेंशन हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसको लेफ्ट साइड लेते हैं, नेगेटिव चार्ज को राइट साइड लेते हैं. ये आपका की है. अगर स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, तो ये ओपन कंडीशन होता है स्विच ऑफ के केस में. अगर आपका स्विच ऑफ है, सर्किट ब्रेक है, और क्लोज्ड कंडीशन होता है स्विच ऑन का कंडीशन. तो बहुत बार आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ का पूछा जाता है, तो ये स्विच ऑफ का है और ये स्विच ऑन का. स्विच ऑन होगा तो सर्किट हमारा क्लोज होगा, स्विच ऑफ होगा तो सर्किट हमारा ओपन होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. इस केस में करंट फ्लो करेगा. ये वायर जॉइंट. नेक्स्ट इज वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट. क्वेश्चन इसके बाद ये आता है आपका रेजिस्टेंट और रेहोस्टेट. रेजिस्टेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं, और रेहोस्टेट ये इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है. बहुत बार रेहोस्टेट की जगह आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसको हम कह देते हैं. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेहोस्टेट को इस साइन से डिनोट करते हैं. ये आपके एग्जाम में आता है. एमीटर वोल्ट मीटर, ये अभी हमने पढ़ लिया इसको ए से, वोल्ट मीटर को V से. नेक्स्ट है ओम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर. ये आपके एग्जाम में चांसेस बहुत होते हैं आने के. ओम्स लॉ क्या होता है, तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ across 2 point of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided that temperature remains constant. Means अगर एक टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कितना करंट पास हो रहा है. जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड R, और इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस. इट इज अ कांस्टेंट, और V इज इक्वल टू IR, ये वैल्यू आ जाती है आपकी. अगर हम ग्राफ बनाते हैं VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, ये भी आ जाता है आपके एग्जाम में. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेते हैं Y एक्सिस पे, और करंट को लेते हैं हम X एक्सिस पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके का बन जाता है. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, अच्छा, इसके बहुत बार आपको इसका स्लोप पूछ लिया जाता है. तो आपको पता है स्लोप हमेशा क्या होता है, Y बाई एक्स. तो यहाँ Y क्या है आपका V, और x क्या है I. तो स्लोप ऑफ दिस इज रेजिस्टेंस. तो V बाई I क्या है आपका रेजिस्टेंस. तो बहुत बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ. तो स्लोप क्या है इसका, स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेजिस्टेंस. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि स्लोप जो है वो होता है रेजिस्टेंस. क्लियर. नाउ रेजिस्टेंस, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करे, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस. इसकी यूनिट होती है ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. 1 ओम मीन्स 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम. ये आपको क्लियर होना चाहिए. रियोस्टेट, जैसे हमने कहा, इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये कंपोनेंट होता है जिसका यूज किया जाता है टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज. मीन्स आपको करंट को रेगुलेट करना है, बढ़ाना है, घटाना है, लेकिन वोल्टेज सोर्स सेम है. तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा दोगे. रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो आपका करंट जो है, अगर वोल्टेज फिक्स, अगर हमने कहा V इज इक्वल टू IR, ये अगर आपका फिक्स है, मान लो वोल्टेज फिक्स है, तो अगर आपका करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, या वाइस वर्सा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा.
डिपेंडिंग अपॉन V इज कांस्टेंट। क्लियर। नाउ फैक्टर्स ऑन विच, ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है एग्जाम में कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इस अगर हम देखें कांस्टेंट टेम्परेचर पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और यहाँ एक साइन कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट को, तो एक लेते हैं हम रो L/A। रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, ये एक कांस्टेंट है, और ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है। नाउ रेजिस्टिविटी, तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस, कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हो और उसका एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो, अगर आपका क्यूब है तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ 1 मीटर होगा, तो रेजिस्टेंस और रो बराबर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का, देन रेजिस्टिविटी इज 1, और इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। और ये जो है चेंज इन लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर पे के अनुसार ये चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज से चेंज होता है, तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए लेते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी का अगर रेंज देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में कि अगर रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल का मतलब कि जो गुड कंडक्टर्स है, तो अगर गुड कंडक्टर्स है उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी, तो उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 टू 10⁻�6 ओम मीटर होती है। इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इंसुलेटर्स क्या होता है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, दैट इज 10⁻12 टू 10⁻17। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो जनरली हायर होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। एलॉय की खास बात क्या होती है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, इसलिए इनका हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी अगर आपसे पूछा जाए हीटिंग डिवाइस में कौन सा एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ध्यान रखना नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है वो एक एलॉय है जो बहुत ज़्यादा हीट में भी मेल्ट नहीं होता, तो इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कॉइल्स इस्तेमाल होते हैं आपके हीटिंग कॉइल्स या जो भी आप देखते हो हीटर वगैरह, उन सब में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एलॉय है, और किसका एलॉय है? निकेल और क्रोमियम का। तो निकेल और क्रोमियम, इससे नाम बना है नाइक्रोम। और ये जितने भी अगर आपको नहीं पता है, और तो जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड डिवाइसेस है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे भी ये जल्दी बर्न नहीं होते, ना ही ये मेल्ट होते हैं जल्दी। उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम का भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉपर और एल्युमिनियम जो आपको, अगर हम वायर्स की बात करें तो अधिकतर वायर्स जो है कॉपर और एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सबसे लो रेजिस्टिविटी आपकी सिल्वर की होती है, Ag की होती है, बट सिल्वर के वायर्स जो है वो काफ़ी कॉस्टली होंगे, तो इसलिए आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के। क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी लो होती है, और जो ट्रांसमिशन लॉस है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये था आपका। नेक्स्ट है रजिस्टर्स इन सीरीज। अब जब भी रेजिस्टेंस, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो और उनको हम कनेक्ट करते हैं, तो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज में क्या होता है, एक एंड को दूसरे एंड के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, और अरेंजमेंट को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उन तीनों का सम होता है, और करंट जो है इसमें सेम रहता है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओवरऑल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आर, अगर हम बात करें तो इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 5, 10, 15, 15, 30 ओम। ये आपको ध्यान रखना है। और यही इसमें कहा गया है कि अगर ये मान लो अगर ये 25 भी होता और बाकी 2 और 2 भी है, तो भी हाईएस्ट से हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल का सम है। नाउ टोटल वोल्टेज जो है इसमें, अब अगर करंट रेजिस्टेंस में फिक्स है तो क्या चीज़ चेंज होगी? तो वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहता है। तो सम ऑफ वोल्टेज भी होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वोल्टेज हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग होगा। जितने भी रजिस्टर है, जैसे रेजिस्टेंस R1 है तो उसमें वोल्टेज होगा V1, रेजिस्टेंस R2 है तो वोल्टेज V2, R3 है तो वोल्टेज V3। ओवरऑल वोल्टेज हम इन सबको ऐड करके निकालेंगे। तो इससे हमारा ये भी आता है I, इससे कॉमन आ गया, I क्योंकि कांस्टेंट है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 V इज इक्वल टू IR। तो सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है? रेजिस्टेंस जो है वो ऐड करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, R1 प्लस R2 प्लस R3, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें I जो है वो सेम रहता है। तीसरा, वोल्टेज जो है वो डिफरेंस रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? इसमें
क्या चीज़ सेम रहती है? वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, और इसमें जो डिफरेंस हो जाता है वो होता है वोल्टेज करंट का। तो जैसे R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3। अब इसमें जो टोटल करंट है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वोल्टेज सेम है तो V बाय R, तो V अपॉन में R1, V बाय R2, V बाय R3 इस तरह से निकालते हैं। तो V अगर आप कॉमन ले लेते हो तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका इनवर्स का सम होता है। इसमें देखो एक क्वेश्चन अगर मान लो किया जाए इसका, यहाँ ध्यान रखना आप, यहाँ बहुत बार आप गलती करते हो। जैसे मान लो R1 आपका है 5, R2 है 10 और R3 है आपका 15 ही मान लेते हैं, ये है। तो अब पैरेलल में है तो आपने किया 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15। यहाँ आप ध्यान से समझो, काफ़ी गलती करते हो इसलिए इसको ध्यान से समझना। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हो गया आपका मान लो 30। तो 5 6, 10 3, 15 2, तो 6 3, 9 और 2 11 बाय 30। तो यहाँ ये आंसर आया। बहुत बार आप लोग क्या करते हो, यहीं पे 11 बाय 30 देख के और आंसर में आपका 11 बाय 30 दिया रहता है, उसको मार्क करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है ये 1 बाय R है, तो यहाँ पर अगर इफेक्टिव R पूछा जाएगा तो वो 30 बाय 11 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस चीज़ में गलती बहुत करते हो, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनवर्स होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो ये 1 बाय R की वैल्यू आती है। तो R की वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू यहाँ आती है उसको आपको रिवर्स करना होता है। तो ओवरऑल R यहाँ पर 30 बाय 11 होगा, ना कि 11 बाय 30। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खासकर सीरीज में गलती नहीं होती, क्योंकि उसमें सिंपल ऐड करना होता है। पैरेलल में बहुत आप गलती करते हो, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, जिस तरह से पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो लार्जेस्ट कोई भी रेजिस्टेंस है उससे हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन जो सीरीज में अगर हम लार्जेस्ट मान लो 25 भी है तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा उससे ज़्यादा होगा। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। जैसे इसमें अगर 30 बाई 11 की वैल्यू देखो तो स्मॉलेस्ट क्या है, 5 है, इसमें 5 से इसकी कम ही आएगी वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, उसको अगर हम देखें तो सीरीज में क्या होता है कि जब भी एक कंपोनेंट फेल हुआ तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और बाकी कंपोनेंट हमारे वर्क नहीं करते हैं। तो पहला तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है। इसी को ओवरकम करने के लिए हम अपने घरों में कैसे अप्लायंसेस यूज करते हैं कि अगर डिफरेंट अप्लायंसेस को डिफरेंट तरीके से जोड़ा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं कि एक अगर खराब भी हो गया तो उससे बाकी हमारे अप्लायंसेस खराब नहीं होते, सर्किट ब्रेक नहीं होता। दूसरा, अलग अलग जो अप्लायंसेस है उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ करंट जो है वो अलग अलग है। इसीलिए अगर आप देखते हो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो वायर है वो भी अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टेज का सोर्स जो है आप देखते होंगे एम्पियर वाइज करंट जो है वो भी अलग अलग एम्पियर के स्विचेस भी इस्तेमाल करते हैं कि किसको कितने करंट की आवश्यकता है। तो ये सीरीज में पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा पैरेलल में ही पॉसिबल है। थर्ड है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल सर्किट में वो कम रहता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो ज़्यादा होगा, तो हमारा लॉस कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आप ध्यान रखना जो कि आपका पूछा ही जाता है, मैं यहाँ थोड़ा सा बताना भूल गया, रेजिस्टेंस से कि लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी आप ध्यान रखना। अगर मान लो आपका कहा जाए किसी का भी रेजिस्टेंस कंडक्टर का लेंथ को अगर मान लो 2 टाइम्स कर दिया, लेंथ को 2 टाइम्स रख दिया तो क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि अगर आपको खींच कर 2 गुना किया गया है तो अगर आप खींच कर किसी भी वायर को 2 गुना करोगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तार को आप खींचोगे तो वो पतला हो जाएगा, लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका एरिया कम हो जाएगा। तो उस केस में आपको वॉल्यूम से डिनोट करना है। वॉल्यूम से आपको मान लो पहले आपका एरिया था ए और लेंथ था एल, तो आपका वॉल्यूम क्या था एल इंटू ए, और वॉल्यूम तो फिक्स ही है। अब अगर जो नेक्स्ट जो है ये 2L हो गया है तो नया जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो ए डैश मान लो इस तरीके से हमने निकाला, एल से एल कैंसिल तो A/2 हो गया, तो नया एरिया पहले का हाफ हो जाएगा। और नया रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे, पहले आर था आपका, रो तो फिक्स है L/A, और अब जो नया आर डैश आप निकालोगे वो हो जाएगा, रो फिक्स है क्योंकि चेंज नहीं होता, एल की जगह हो गया आपका 2L, एरिया की जगह हो गया A/2, तो फिर ये 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर डैश जो है अगर आप देखोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। लेकिन अगर कहा जाए सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ बढ़ा देंगे तो लेंथ बढ़ा देंगे, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर सेम लेंथ में जो एरिया है, अगर सेम एरिया में लेंथ बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सेम लेंथ में एरिया अगर बढ़ा देंगे तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में पूछा जाता है कि जो अगर हैवी अप्लायंसेस है जिसको कि ज़्यादा करंट की जरूरत होती है, उनके अगर वायर्स देखो तो काफ़ी मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो करंट उसमें से, रेजिस्टेंस जो है उसमें से कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर प्योरली रेजिस्टिव है,
कि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली उससे डिसिपेटेड हो रहा है, मतलब वो वेस्ट हो रहा है। और वेस्ट किस फॉर्म में होता है? इट इज फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस किसी भी अप्लायंसेज आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो और अगर वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है तो वो गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एनर्जी हमारा वेस्ट हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हम एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहें E इज इक्वल टू पी इंटू टी, और पी होता है आपका पावर, तो पी इंटू टी, और हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू वी आई टी, पावर होता है आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, आगे हम पढ़ेंगे। और हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको और देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या स्टेट करता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी रजिस्टेंस में, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ये स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट जो है, अब कुछ डिवाइसेस है जहां हमको डिजायरेबल है हीटिंग इफेक्ट, हमको चाहिए कि वो डिवाइस हमारा हीट हो, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, गीजर्स। इन सब में हम ऐसे कंडक्टर्स का इस्तेमाल, ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो और उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल होता है, लाइक कंप्यूटर्स में, मॉनिटर्स में, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब का हीट का हमको यूज़ नहीं करना है, ये अनडिजायरेबल है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब्स में अधिकतर जो पावर है वो फिलामेंट जो है उसके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हीट भी रेडिएट होता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। और ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन का बना होता है? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, ना ही ये मेल्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और जो बल्ब है उनमें कौन सी गैस फिल की जाती है? नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस। क्यों? वो ऑक्सीडाइज ना हो और लाइफ उनकी ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहे। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से। और फ्यूज़ को बहुत पतले तारों से बनाया जाता है, या तो प्योर टिन या कॉपर और टिन के अलॉय से बनता है। फ्यूज़ हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ, कि जैसे ही करंट थोड़ा ज़्यादा आए और अगर वो गर्म हो जाएगा, जो एक्सपेक्टेड करंट है उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका जो अप्लायंसेस है वो खराब नहीं होंगे। इसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? अगर पूछा जाए मान लो कि रेजिस्टेंस फ्यूज़ का क्या होगा, तो क्योंकि वो प्योर कॉपर और टिन के बनाए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होता है, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। जैसे हल्का भी करंट फ्लो होने लगा तो वो मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस, कि जो करंट कैपेसिटी है फ्यूज की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो हमारी अप्लायंसेस की है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किस रेट से जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है उसको हम कहते हैं पावर। तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो वी आई की जगह आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप V की जगह आई आर इस्तेमाल करते हो तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाता है, और अगर आप I की जगह V बाय आर इस्तेमाल करते हो तो ये हो जाता है V स्क्वायर बाय आर। ऐसा यूनिट होती है पावर की वॉट। 1 वॉट का मतलब होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। और जो कॉमर्शियल यूनिट होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर, और 1 किलो वॉट आवर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये आपको ध्यान रखना है। और किलोवाट आवर आपकी यूनिट, 1 यूनिट, जो आपके घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री है ना, तो 200 यूनिट का मतलब कितने जूल फ्री है, इसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन एक अलग वीडियो में हम लेके आ जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स की ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। हालांकि अब आपके अधिकतर क्वेश्चंस हो जाएंगे, अपने बुक में से देखोगे तो अधिकतर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ा था कि किसी भी अगर वायर या किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसके आसपास के एरिया में जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट क्या होता है? तो इट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। और मैग्नेट वर्ड जो मैग्नेटाइट से ही आया ना, और वो आयरन का ही और होता है मैग्नेटाइट। तो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट करता है दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। दोनों सेम पोल है, मतलब लाइक पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप एक बार मैग्नेट को, इस तरह का बार मैग्नेट होता है, इसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दो एयर में तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ दिखाएगा, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट है
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे आसपास अगर हम देखें तो क्या क्या यूज होता है, तो सर्किट्स में, और इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर्स में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में इसका, अच्छा राइट हैंड रूल का इस्तेमाल यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है इंडक्शन और जनरेटर में, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है मोटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज में, और राइट हैंड थंब रूल हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, और फ्यूज वायर और अर्थिंग में इसका इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि हमने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके आसपास का जो एरिया है, द एरिया अराउंड द मैग्नेटिक इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, तो उसके आसपास का एरिया जहाँ से, जैसे एक अगर आप नॉर्मल मैग्नेट भी लेते हो, चुंबक भी लेते हो, तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करेंगी, तो जो एरिया जहाँ तक उसका मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव होता है दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या यूनिट होती है? टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नेटिक भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इसको मैग्नेटिक कॉम्पास से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो नीडल होता है मैग्नेटिक कॉम्पास का वो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है, और अभी हमने पढ़ा फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट कौन सा डायरेक्शन शो करता है, तो इट ऑलवेज शो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखाई देती है और साउथ पोल में एंड होती हुई दिखाई देती है। ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं, इस तरह की क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं, और ये क्लोजर होती है, दे आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, मीन्स जहाँ इसका वाइसा वर्सा भी होता है कि जहाँ ये लाइंस क्लोज है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट जो है वो दो डायरेक्शन शो करने लगेगा, तो दो डायरेक्शन एक पॉइंट शो नहीं कर सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनसाइड द मैग्नेट, अगर आप देखो आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है, और इनसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो, सिन से याद रख सकते हो, सिन और नोज, सिन और नोज से याद रख सकते हो। साउथ टू नॉर्थ इनसाइड और नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, सिन और नोस, ये दो वर्ड आप याद रख लो, कोई एक भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। सिन SIN या NOS दोनों में से कोई भी एक याद रख लो। तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, तो आउटसाइड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो शो होता है बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जो अभी हमने पढ़ा। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है, तो दैट इज H.C. ऑयस्टर्ड। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया कि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो अगर आप इमेजिन करो कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आपने अपने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो जो आपका अंगूठा है वो शो करता है, अगर अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, तो जो आपके हाथ की जो उंगलियां हैं जो चारों ओर हैं अंगूठे के, वो शो करेगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो if you holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb is pointing towards the direction of current, then the finger wraps around the conductor gives the direction of magnetic field। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्ट्रेट कंडक्टर में इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल से डिनोट कर सकते हैं, ये कंसेंट्रिक सर्कल से डिनोट कर सकते हैं, और कंसेंट्रिक का मतलब इसका सेंटर एक ही होता है, और डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल या कॉम्पास से हम पता कर सकते हैं। सर्कल्स आर, अगर कंडक्टर्स के पास ये क्लोजर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना करंट का स्ट्रेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्शन, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, और स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर के स्ट्रेंथ ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो था आपका स्ट्रेट कंडक्टर। सर्कुलर लूप में बहुत बार पूछ लेता है, सर्कुलर लूप क्या है, मान लो यही स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अभी हमने कहा ये स्ट्रेट वायर है, इसके चारों ओर अभी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अगर इसी वायर को आप सर्कुलर कर लेते हो, इसी वायर को आप गोल कर लेते हो, तब जो करंट है ये इसके चारों ओर इस तरह से ही तो मूव कर रहा है, तब आपको दिखाई देगा थोड़े से अलग तरीके से। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट आप इसको दिखाई देंगे, और सर्कल्स थोड़े से बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे हम दूर होंगे, और हर पॉइंट जो है वायर में जो करंट कैरी कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को राइज करेगा और एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं कैसे आपको दिखाई देगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप हमेशा सेम रहता है, ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा। एक अगर आप वायर को सर्कुलर लूप दे देते हो तो ये नॉर्थ टू साउथ, तो इनसाइड तो अभी हमने पढ़ा सिन, पढ़ा ना सिन, तो इनसाइड जो है वो आपका साउथ टू नॉर्थ होता है, और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ शो होगा, वो बार मैग्नेट में खासकर होता है ये। अब यहाँ हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा पंखे वगैरह के मोटर में या वायर्स में, जितने ज़्यादा आप कॉइल्स लगाते हो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
और मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, मीन्स अगर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप को एक साथ जोड़ेंगे तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में रहता है। अब यहाँ नेक्स्ट है सोलेनॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड आपका आ जाता है। सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर आप एक स्प्रिंग की तरह कॉइल को इस तरह से बना देते हो और उसके बीच में ये मान लो कॉपर वायर का, और फिर करंट आप इससे पास करते हो, इस तरह का बनता है जब करंट पास करते हो, और एक बहुत ज़्यादा कॉपर वायर क्लोजली रैप कर देते हो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो उसे कहा जाता है सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड, जब उससे करंट पास किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड और पैरेलल लाइंस की तरह से शो होते हैं। फिर वही आउटसाइड जो है सोन और सोन नहीं होता है, सिन और नॉस, दोनों में से कोई भी याद रख लो। तो इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, ये आप हमेशा ध्यान रखना, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, सिन नॉस, इस तरह से याद रख लो। सिन मतलब साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, नॉस नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, तो आउटसाइड पूछे तो नॉर्थ टू साइड, इनसाइड पूछे तो साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है सोलेनॉइड जो है उसका यूज़ किया जाए। अब जब मान लो यहाँ इसके अंदर गैप रहता है तो इसके अंदर कोई भी हम आयरन को, अगर सॉफ्ट आयरन को रखा जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के कारण वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैग्नेट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, होता है परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का टेम्परेरी मैग्नेट होता है और इजीली डीमैग्नेट, जैसे आप करंट फ्लो करना बंद करो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। स्ट्रेंथ इसका वेरी करता है, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट आप दोगे उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा। परमानेंट मैग्नेट जो आप घरों में मैग्नेट्स देखते हो उसका स्ट्रेंथ फिक्स रहता है। इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तो करंट को चेंज कर दे तो इसकी पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाएगी, नॉर्थ बिकम साउथ, साउथ बिकम नॉर्थ। और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आप चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना जनरेट कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की खास बात होती है। इसमें पोलैरिटी आप रिवर्स नहीं कर सकते, जनरली वीक मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट वी आर वीक मैग्नेट। नेक्स्ट है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की, एक जो कंडक्टर है जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जिससे करंट पास हो रहा है तो उसमें कैसा फोर्स जनरेट होता है। तो इसके बारे में बताया था आंद्रे मैरी एम्पियर, जो करंट के लिए यूनिट होता है ना एम्पियर, इसी के नाम पे रखा गया है। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने सजेस्ट किया था कि जो मैग्नेट है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है एग्जर्ट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है कंडक्टर में वो मैक्सिमम होता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट 90 डिग्री या राइट एंगल पे होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स होता है ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको डिनोट किया गया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, FLHR फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो LHR लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि अगर आप लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां, जो आपके थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इनको अगर आप 90 डिग्री पे तीनों को रखते हो तो अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेगा, जो आपका मिडल फिंगर है वो करंट को डिनोट करेगा, तो जो थंब है वो मोशन को डिनोट करता है। कि अगर आप स्ट्रेच करते हो 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को और थंब को, तो इस तरह से वो रहते हैं कि 4 फिंगर्स पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन होता है थंब, मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है इंडेक्स फिंगर, और करंट जो है वो होता है आपका मिडिल फिंगर। तो इस तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो, देखो आप CM तो याद रख सकते हो, तो करंट जो है वो मिडिल फिंगर से होगा। फिर उसके बाद आप याद रख सकते हो MI, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर से, करंट की हम बात करें तो मिडिल फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडेक्स फिंगर से, और उसके बाद आप याद रख सकते हो जो FT फोर्स जो है वो थंब से। तो इस तरीके से CM MT FT, सॉरी CM MI FT। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार आता है जो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 तरह के वायर्स होते हैं, लाइव वायर्स, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो लाइव वायर जो पॉजिटिव वायर जिसमें से करंट मेन रहता है वो होता है रेड कलर का इंसुलेशन। जो न्यूट्रल वायर है जिसे हम नेगेटिव वायर भी कहते हैं, इसके ऊपर ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है। और ग्रीन वायर जो अर्थ वायर होता है इसके ऊपर ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच जो इंडिया में होता है वो कितना होता है 220 वोल्ट। इसीलिए लाइव और न्यूट्रल वायर को आप एक साथ छू लो तो काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें सप्लाई कैसे आता है, सबसे पहला जो पोल है वहाँ से आपके मेन सप्लाई में आता है, फिर फ्यूज़, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर तक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, और फिर आपके अलग अलग जो सर्किट्स है उसमें पहुँचता है। जो इस तरह से अगर हम देखें, अर्थ वायर ग्रीन कलर का, लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल वायर आपके ब्लैक कलर का होता है। अर्थ वायर का काम क्या होता है, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अगर कहीं लीकेज हो करंट का, खासकर मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस में,
अगर लीकेज है तो उसमें शॉक हमको ना लगे, उससे हमको बचाता है अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता है कि लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है करंट को, इन लीकेज ऑफ करंट के केस में बहुत लो रेजिस्टेंस पाथ उसको प्रोवाइड कराता है। और नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। तो जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना, लाइव वायर के ऊपर जो है इसको हम पॉजिटिव वायर, न्यूट्रल वायर को नेगेटिव वायर कहते हैं। तो ये दोनों जब भी कांटेक्ट में आता है एक्सीडेंटली, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो काफी लो हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस सर्किट का लो है तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, और फ्लो अगर करेगा करंट तो उसमें ओवरलोडिंग हो जाता है। तो ओवरलोडिंग भी हो सकता है। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो ओवरलोडिंग जब करंट ड्रॉन इज मोर देन द करंट कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की, जो एक कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा जब करंट ड्रॉ करने लिया जाता है तो उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे मान लो अगर आप एक पतले से तार पे मोटर चलाने लगो, तो अब मोटर का जो करंट का डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एक आपका पतला वायर है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहता है आपका, तो उस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है और करंट की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है, और इस वजह से उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता है और ओवरलोडिंग हो जाता है। तो इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग्स के कॉज क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, बहुत बार अचानक से वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा अप्लायंसेस, बहुत बार हम क्या करते हैं एक ही सॉकेट में एक से ज़्यादा अप्लायंसेस को लगा देते हैं, उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाता है। फिर है सेफ्टी डिवाइसेस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अर्थ वायर और एमसीबी। फुल फॉर्म आ जाता है एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी बहुत बार आ जाता है, तो जो आप घरों में देखते हो ना, जिसे आप कहते हो एमसीबी जो गिर गया है, एम सील कह देते हो शॉर्ट में, लेकिन वो एम सील नहीं होता है, एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आजकल घरों में यही यूज़ किया जाता है कि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत आपका एमसीबी डाउन हो जाता है, करंट फ्लो बंद हो जाता है, फिर आप इसको उठा लेते हो। फ्यूज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है बट अब कम हो गया इसका इस्तेमाल, क्योंकि एमसीबी का इस्तेमाल होता है, तो जैसे ही कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो डायरेक्ट आपका एमसीबी डाउन हो जाता है, ये सर्किट ब्रेक हो जाता है और फिर आपको जो अप्लायंसेस है वो आपके बच जाते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स। अब अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार बहुत बार आ जाता है यहाँ पे, शायद हमसे छूट गया क्या, देखिए जरा। इसमें नहीं दिया है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। ये क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जो हमारे घरों में जो आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है आपका 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना होता है? 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वो होती है 50 हर्ट्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑल्टरनेट करंट होता है, ऑल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट से रिलेटेड टॉपिक आता है आपका। तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके। अब हम देखते हैं